PH3 has lower boiling point than NH3. क्यों ऐसा होता है उसको समझना है आपने। जो एक चीज है वो क्या है कि जिसे आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हो आप क्या होता है? मेरा कहने का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आइडिया होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। देखिए क्या होता है, हम साइड बाय साइड थोड़ा सा इसमें देखते चलें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। पता है आपको ये बातें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट समझते हो? तो ये अगर कोई चीज समझते हैं आप छोटी क्लास की बात, तब तो अपन ना डिस्कस करें। अगर नहीं समझते तो अपन बात करें। मुझे बताओ। देखिए क्या होता है कि ये जो थोड़ा मैंने आपको फिजिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, आयनिक बॉन्ड नहीं होता। ये जो फिजिकल बॉन्डिंग होती है, फिजिकल मतलब प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें क्या होता है, जैसे एक होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कह लो, इंटरेक्शन कह लो, ये जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो HCl है। अब HCl में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज मोर टुवर्ड्स क्लोरीन। ठीक है। दूसरा HCl इसके करीब जब आएगा तो उसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर टुवर्ड्स क्लोरीन होती है। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, मतलब कुछ पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं इनके ऊपर। है तो होते ही कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इसमें कुछ पोलर कैरेक्टर होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पर जो है कुछ जो है आप ये कहेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं को अब ये जो बना है ना, दो दो पोल बन गए, इसको डायपोल बोलते हैं, इसको भी डायपोल बोलते हैं। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं। अब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 और नाइट्रोजन, ये पीरियोडिक टेबल के 3 इसी तरह से इसी ऑर्डर में 1 2 3 इसी ऑर्डर में, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कारण इनका ये है, जैसे मान लो जैसे इनकी लोकेशन की बात करें, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो आप कहते हैं चलो फ्लोरीन तो समझ आता है, मगर फ्लोरीन के पड़ोस में क्लोरीन है। ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना नहीं है, नंबर 3 पर क्लोरीन नहीं आता, या नंबर 2 पर क्लोरीन नहीं आता, नंबर 2 पर ऑक्सीजन आता है। ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन वो कहते हैं जी देखो क्या होता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में तो गैप है, 8 एलिमेंट्स का गैप है, 9 and 8 17 होता है, जबकि ऑक्सीजन जस्ट पड़ोसी है, 8 और 9। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनकी एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग लगभग बराबर होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन ओवरऑल ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी इस तरह की शो कर पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह। कारण क्या होता है? नाइट्रोजन का छोटा साइज। देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बात को समझना जरूरी है, जैसे चार्ज होता है, एक चार्ज जो है मान लो +1 कूलम का चार्ज है, ये समझ लो, मतलब जितने स्पेस में, आपने फिजिक्स में कभी ऐसा पढ़ा है कि चार्ज डेंसिटी ऐसा कुछ? गॉस थ्योरम किस में पढ़ते हैं हम, ऐसा कुछ पढ़ते हैं क्या? हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं उसके अंदर? वॉल्यूम पे डिपेंड करता है चार्ज की डेंसिटी, जो मतलब मान लो कितने कन्फाइंड स्पेस में, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है उस चीज पर। कैसे करती है? देखो मैं तो एक सिंपल सी बात समझता हूँ, मैं तो थोड़ा देसी तरीके से बताता हूँ। मान लो आपके पास चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है एक बास्केटबॉल, ठीक है, कितने बड़े वॉल्यूम में? 1 कूलम का चार्ज है एक फुटबॉल में, फुटबॉल मेरे ख्याल थोड़ा छोटा होता है। 1 कूलम का चार्ज है एक लॉन टेनिस की बॉल, 1 कूलम का चार्ज है एक टेबल टेनिस की बॉल पे, 1 कूलम का चार्ज है कंचे पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी होगी? ये जो कंचा है ना, जो जो आपका ग्लास बीड है उसमें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कन्फाइंड एरिया में। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे अगर आपका चार्ज सेम है तो, और रेडियस जो आपका कम होता है, तो इसको बोलते हैं आप चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये चार्ज ऑफ आयन अपॉन रेडियस ऑफ आयन का रेशियो होता है। तो अगर चार्ज सेम हो
और रेडियस घटता जाए तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, इसमें साइज किसका छोटा है, नाइट्रोजन का छोटा है ऑब्वियसली, क्लोरीन में तो एक शेल ही एक्स्ट्रा है। तो इस कारण से क्या होता है, नाइट्रोजन की नेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट ज्यादा आता है क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, सिर्फ यही 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जब इनके ये किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन से जुड़े हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट एन एक्सट्रीम केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। जैसे आपका जो है, अगर जैसे HCl है तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ये वाली जो मैंने डॉट 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 से दिखाई है, फिजिकल बॉन्ड को ऐसे डैश 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 डॉट डॉट डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, मगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यही अगर मेरे पास HF होगा, दो HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेंगी, ये क्या कहलाएंगी, ये भी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। HF में होता है, H2O के अंदर होता है, NH3 के अंदर होता है जी। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक बार तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ आया आपको क्या होता है। फिर क्या होता है कि जैसे वैसे तो दोनों तरफ अपने को फायदा हो जाएगा, आज ही अपन बात कर लेंगे, ऑर्गेनिक में भी कई जगह आती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। देखो जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, वो किसके बीच में होती है, दो अलग अलग देशों के बीच में चलती है ना, वैसे ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जैसे एक मॉलिक्यूल के बीच में, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल के विद इन अ मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। आप में से बायो वाले तो बहुत अच्छे समझते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस और इंट्रासेल्युलर स्पेस, वो तो ज्यादा अच्छे समझते हैं। इंटरसेल्युलर क्या होता है, दो सेल्स के बीच की जगह, और इंट्रासेल्युलर क्या होता है, विद इन अ सेल। तो वो जो इंट्रासेल्युलर इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है जो, ये तो जैसे अभी HF में बनाई है मैंने, ये इंटर मॉलिक्यूलर है, ठीक है। लेकिन दूसरी, जैसे मान लो अपन जब आगे फिनॉल पढ़ेंगे तो एक होता है जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, जैसे इस तरीके से N डबल बॉन्ड O नाइट्रो लगा होता है और ऑर्थो पोजीशन पे इस तरह से OH लगा होता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रो का O और ऑक्सीजन जो हमारा H होता है ना, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हालांकि अभी इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, उल्टा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अपने आप में सिमट के रहता है, दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता, तो दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता, बड़ी जल्दी ये मतलब बॉयल ऑफ हो जाता है। जबकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक के रहना पसंद करते हैं। तो आप ये वाला बीच वाला बॉन्डिंग इनकी तोड़ोगे तभी तो इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड से गैस की तरफ जाएगी, ठीक है ना। तो ये टूटेगा नहीं, तो तोड़ने के लिए आपको जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखो वापस आए अपने जो चीज अपन पढ़ रहे थे लास्ट, के ये क्या कहता है कि PH3 has lower boiling point than NH3. Reason, unlike NH3, PH3 molecules are not associated through hydrogen bonding in liquid state. That is why the boiling point of PH3 is lower than ammonia. ऐसे ही ना एक क्वेश्चन और आता है इसी चीज पर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात ना करें, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चीज पर एक कैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि बबल्स ऑफ PH3 यानी फॉस्फीन आर सीन when it is passed through water. But when ammonia is passed through water, no bubbles are seen. जब अमोनिया को पानी में से पास करते हैं कोई बबल्स नहीं दिखते। कारण, वाई, कारण क्या होता है इसका कि अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स with water, and
readily dissolves in, पानी में डिजोल्व हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वक्त, जबकि फॉस्फेन डिजोल्व नहीं होता। तो डिजोल्व नहीं होगा तो बाहर निकलेगा तो बबल्स नजर आएंगे आपको। जबकि अमोनिया को जब आप पानी में से पास करोगे तो वो ऐसा लगेगा पानी ने हजम कर लिया अमोनिया को, बाहर निकले ही नहीं, वेपर उठे नहीं। क्यों नहीं निकले? क्योंकि अमोनिया पानी में डिजोल्व हो गया, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो अमोनिया जो है पानी में डिजोल्व हो जाता है। वैसे आपको बता दूं, अमोनिया अगर पानी में पास करो ना तो गोलगप्पे हैं, आज तो लगता है चाट पकौड़े भी खाई, काफी लेट हो गया है। फिर तो सच में भूख लग रही होगी है ना, है? तो चलो कोई बात, जब जागो तब सवेरा, नहीं आते तो ज्यादा गलत था। तो अब ये क्या होता है, माइल्ड बेस बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पानी में जब आप इसको डालते हैं ना, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी जरूरी है। तो अगर आप फॉस्फीन को बबल करोगे पानी में से, यू विल ऑब्जर्व बबल्स, बट व्हेन यू विल पास दिस अमोनिया थ्रू वाटर, यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी बबल्स, आपको कोई बबल्स नहीं दिखेंगे। कारण क्या आता है कि अमोनिया जो है पानी में डिजोल्व कर जाता है। नहीं, इंट्रामोलिकुलर नहीं होते वो, इंट्रामोलिकुलर ऑर्गेनिक में ही दिखेंगे आप, ये इंटरमोलिकुलर ही होते हैं, कम हो जाता है। हाँ देखो क्या होता है, जैसे अपन अगर बात करते हैं, जैसे आप तो जहाँ रहते हैं, पड़ोसियों से आपका कैसा रिलेशनशिप है, आप मिलते जुलते हैं, ठीक है, हाय हेलो करते हैं उनसे, तो वो क्या रहता है कि अपने पड़ोस में सारे में घनिष्ठ रहता है ना, कोई दिक्कत आती है किसी को तो सारे साथ में खड़े होते हैं, दैट इज इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर कोई घर ऐसा होता है जो आपस में घर के अंदर तो खूब उनमें सब में बढ़िया रहती है, लेकिन वो दूसरों से किसी से ज्यादा बात नहीं करते। तो अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं आता, या वो चले जाते हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं है किसी को होती, क्योंकि वो अपने आप में सिमट के रहते हैं, दूसरों से मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आगे बढ़े। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस तरह की चीजों का फर्क पड़ता है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एक वाटर में सॉल्युबिलिटी, जो चीजें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हैं उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। कारण कारण वही कि वाटर खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, तो वो डिजोल्व हो जाता है। अब जैसे आपने सॉल्युबिलिटी की अपन बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी में कहा जाता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर। वाटर में पोलैरिटी है तो इसलिए सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो जाता है, लेकिन वाटर में अल्कोहल क्यों डिजोल्व होता है? जबकि अल्कोहल में तो इस तरह की पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन अल्कोहल क्या होता है, उसमें OH होता है ना, उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डिजोल्व हो जाता है। चीनी जो होती है, ग्लूकोज जो होता है, सुक्रोज जो होता है, उनमें सब में अल्कोहलिक ग्रुप्स है, ठीक है, तो वो इसी कारण से पानी में डिजोल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, तो अब देखो वापस चलें अपने जो अपन पढ़ रहे थे उसको देखें। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ये, दो तरह के ऑक्साइड्स बना सकते हैं, E2O3 और E2O5। जैसे फॉस्फोरस की अगर हो तो क्या बने, P2O3 और P2O5, ठीक है। The oxide in the higher oxidation state of element is more acidic than lower oxidation state। अब ये सोचो आप पहले, अब इसको पढ़ने की जगह ना ये एक ऑब्जर्वेशन है। रीजन, the oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of the lower oxidation state। क्या रीजन है इसमें से? E2O3 और E2O5 में से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बनने कौन सा है? E2O5। E2O5 जो है अनडाउटेडली इसमें क्या है, ये +3 स्टेट में, और इसमें क्या है +5 स्टेट में। इनके जो आपके पता ही है, इनके दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं +3 +5 होते हैं, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जो है मतलब एसिडिक है। विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक? तो क्या एक तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक तो ग्रुप में नीचे जाओगे तो ऑक्साइड का नेचर कैसा होता चला जाएगा, बेसिक, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, वो तो जनरल सभी में होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा,
एसिडिक, मैंने जनरल प्रॉपर्टीज में लिखवाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग चीज बात हो रही है, एक ही मेटल है, ठीक है, एक ही सॉरी एलिमेंट है, उसके जो दोनों पॉसिबल ऑक्साइड्स हैं, ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड, उनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है? P2O3 या P2O5 या E2O3 या E2O5? ये कहते हैं कि E2O5 ज्यादा एसिडिक है, तो इसको अपन जस्टिफाई कैसे करें? दिमाग में कोई क्राइटेरिया कौन था आपके? +3 ज्यादा स्टेबल होता है, वो तो हायर के लिए होता है, या तो फास्फोरस की बात कर रहा हूँ मैं, फास्फोरस में भी ऐसा ही है। +5 वेरी गुड। +5 क्या होगा? जो +5 होगा उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो कौन सा बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा? आपको एसिड या बेस में दो तरीके से ही सोचना है, या तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से या लुईस के हिसाब से। अब वो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से, अरमान क्या होता है एसिड? बताया था मैंने, आर्हेनियस को भूल जाओ, 3 कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने, आर्हेनियस को भूल जाओ, 10th क्लास वाला था, ये जरूरी चीजें हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से एसिड क्या और बेस क्या? याद नहीं आ रहा? हाँ जी लोकेश, हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या होता है? नहीं, वही पुरानी डेफिनेशन, H पॉजिटिव डोनर एसिड होता है और H पॉजिटिव एक्सेप्टर बेस होता है। लुईस के हिसाब से देविशा क्या होता है? लुईस के हिसाब से एसिड क्या होता है? वो क्या होता है? एसिड होता है। वेरी गुड। अब एक मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ, याद रखने का तरीका ऐसे कि भी एनी टाइम आपको याद रहे। मुझे 10th क्लास की एसिड की डेफिनेशन आपको याद है सबको? जो प्रियंका 10th में एसिड पढ़ा हुआ है, व्हाट इज एन एसिड? नहीं, इलेक्ट्रॉन 10th में इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं करते हम। 10th में एसिड किसको बोलते हैं? अपन रेडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस करा करते थे एसिडिक मीडियम में, कौन सा आयन जरूरी होता था उसमें दिखाने के लिए? एसिड और बेस को दिखाने के लिए कौन से आयन जरूरी होते हैं? H पॉजिटिव आयंस एसिड बताते हैं और OH नेगेटिव आयंस बेस बताते हैं। ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट। आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में याद रखो, H पॉजिटिव डोनर आज भी एसिड ही है, बस उसने बेस की डेफिनेशन उल्टी कर दी कि H पॉजिटिव एक्सेप्टर बेस कर दिया। अब देखो, जो चीज पॉजिटिव डोनर हो वो नेगेटिव एक्सेप्टर रहेगी, तो एक ही तरह का व्यवहार करेगी ना, व्यवहार थोड़ी बदलेगा। तो जो अगर पॉजिटिव चार्ज डोनेट करती है, इसका मतलब वो नेगेटिव डोनेट नहीं करेगी, नेगेटिव वो एक्सेप्ट करने नेचर रखेगी। तो ब्रॉन्स्टेड बेस H पॉजिटिव डोनर है, सॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड H पॉजिटिव डोनर है और लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ब्रॉन्स्टेड बेस H पॉजिटिव एक्सेप्टर है और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये ऐसे याद रखो, कोई अपना तरीका ऐसे ढूंढोगे तो आपको खुद मिलेंगे कि आपको एनी टाइम पूछा जाए, आप भूलोगे नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एसिड की पुरानी डेफिनेशन आप सबको आती है 10th क्लास वाली, कि H पॉजिटिव आयन देने वाला एसिड होता है, ये तो छपी हुई थी दिमाग में। वो ब्रॉन्स्टेड के लिए आज भी सही है, बेस उसने उल्टा कर दिया H पॉजिटिव एक्सेप्टर। और जो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से डेफिनेशन H पॉजिटिव की बनती है डोनेट या एक्सेप्ट करने की, लुईस में इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो जस्ट उल्टी हो जाएगी। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है H पॉजिटिव डोनर, तो लुईस एसिड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट +5 स्टेट वाला ज्यादा करेगा कि +3 वाला ज्यादा अच्छा करेगा? ऑब्वियस, ठीक है ना। तो इसमें देखो, ये अपने आप आपका जवाब आ गया कि एज द ऑक्सीडेशन स्टेट of the central atom becomes larger, the acidity of molecule increases, an atom becomes more electronegative as the oxidation number increases. अब ये देखो, ये थोड़ा सा ना दिमाग में जब आप खुद पढ़ोगे, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दिन आएगा जब मजबूरी में सही आप खुद भी पढ़ोगे इसको सब, जो मैं जो बता रहा हूँ, तो आपको एक चीज परेशान करेगी, ओके यार ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर तो पॉजिटिव बढ़ रहा है। मैं आपसे अगर कहूँ, आपको कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है बात का आप समझना, मैं कहता हूँ T3 P+3 और P+5 फॉस्फोरस की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है P+5 की कि +3 की? अब आपको क्या +5 में नेगेटिविटी कैसे ज्यादा हो गई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन मतलब कोई नेगेटिव चार्ज से, मतलब वो सिर्फ एक मन की स्थिति है, उसके मन की स्थिति एब्स्ट्रैक्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब उसके पास जरूरतमंद है ना, वो ये बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन अपनी तरफ खींचना चाहेगा? ऑब्वियसली, ठीक है ना। इसका साइज भी छोटा हो गया होगा,
अगर अपने वैसे सोचे ऐसा कैटायन इसको कंसीडर करें तो साइज भी छोटा है, इलेक्ट्रॉन के जाने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइज और छोटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आ रही है मेरी बात समझ में? यूं ही दिला रहे हैं, आ रही है मेरी बात समझ में? ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये तो कोई खास मुश्किल बात है ही नहीं, क्यों भी ईशान? अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हर चीज में एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाते हैं, ऑक्साइड का एसिड नेचर कम होता है, क्यों? तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने का मतलब ये हुआ आपको बेसिकली इसमें आना चाहिए मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि पता है कि एमसीक्यूज आपके मेटेलिक इसमें से 4 ऑप्शन अगले दे देगा कि भी नीचे जाते हुए आप एक बात समझो, 10th की बातें कई बड़े काम किए। मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं? बेसिक। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती हैं? एसिडिक। ये बात 10th में पढ़ी हुई है आपको। तो नीचे जाते हुए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इसीलिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या हो जाती है? बेसिक होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसमें कि दिस इज बिकॉज मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का डिक्रीज करेगा। ऑक्साइड्स ऑफ दिस आर प्योरली एसिडिक, ये तो खैर ये एक तरह का डेटा है, ठीक है। अब आती है बात हेलोजेंस के साथ, तो हेलोजेंस के साथ भी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस में ये दो तरह के हेलोजेंस बनाता है, EX3 और EX5, ठीक है, जैसे PCl3 और PCl5 पढ़ा हुआ है ना आपने? क्यों हर्षवर्धन, पढ़ा हुआ है? PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सुना हुआ है आपने? ठीक है, तो ये इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उस हिसाब से ये शो करता है। अब इसमें आती है पहली अलग सी बात, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। बिना रीजन पढ़े अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है अंशिका बताएंगे? हाँ, अब ये बात आती है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, सबसे फेवरेट आंसर होता है हमारा, हर बार यही लगता है, एक ही आंसर आता है अपने को। ये अब की बार इसमें क्या है कि नाइट्रोजन के पास क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते तो वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो वो जो है 5 तक नहीं ले जा सकता, बाकी उसके हायर कॉन्जीनियर सारे केपेबल, ठीक है। अगला आता है, अगली बात आती है पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। अगेन ये अब सोचने वाली बात है, पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। इसका रीजन पढ़ने की तो श्रद्धा है नहीं अपनी, है ना? कोई बता सकता है? एक नाम लिखा हुआ यहाँ पर, ये सुना हुआ है? क्या है? कितनों को ध्यान है फजान सूर? एक जने को हिम्मत नहीं पड़ रही कहीं मैं पूछ ना लूं? थोड़ा थोड़ा ध्यान है, थोड़ा थोड़ा बताओ। बचते ही ध्यान है, कोई बात नहीं, हाँ आप भी बताओ। हाँ देखो, अब ये सब चीजें क्या है, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा पार्ट ना अभी अचानक आप पर थोड़ा वार होना शुरू हो जाए, जब हम आगे बढ़ेंगे, ये नोट्स जैसे खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन बुक पे चलेंगे सीधे। तो उसमें क्या होगा, अब आपके ऊपर आपका रोल एकदम से बढ़ता चला जाएगा, अभी उसमें मैं कहूंगा ये तो मैं बता चुका, क्योंकि ऐसी ही बातें रिपीट होने लग जाएंगी, मगर एक बार समझाना मेरा काम है, वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, कंपाउंड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं आपके पास, एक होते हैं आयनिक और एक होते हैं कोवलेंट। अब कोवलेंट जो होता है, कोवलेंट में क्या होता है कि दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है 100% कोवलेंट। 100% कोवलेंट तो जैसे आपके पास H2 हो गया, Cl2 हो गया, इस तरह के जो दो एटम वाले हैं ना, जिनमें बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, ये 100% कोवलेंट है। लेकिन दूसरे होते हैं पार्शियली कोवलेंट होते हैं, इनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, पार्शियली कोवलेंट होते हैं, मतलब दे पोजेस सम आयनिक कैरेक्टर।
जिसमें आपने पढ़ा हुआ ना पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो ये तो आप पहचानते हो पोलर नॉन पोलर। ऐसे ही ना जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स जैसे कोवलेंट में मतलब पार्शियली कोवलेंट होता है, इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, वैसे आयनिक कंपाउंड्स में भी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स also possess some covalent character। इनमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ये कोवलेंट कैरेक्टर इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो दो आयन्स होते हैं ना, इनके बीच में, ये जैसे एनायन है कैटायन, इनके बीच में ये जो एनायन है ना, इसकी एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, जितनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल जाती है सारे में, उतना ज्यादा मतलब दोनों आयंस के चार्जेस के बीच में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड करती है बीच में, उतना इस फिनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं, और उतना कोवलेंट कैरेक्टर होता है उसका। उसके लिए जरूरी चीज ये है कि कैटायन जो है वो पावरफुल हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है ना, उसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। कैटायन की पोलराइजिंग पावर, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उसकी, जो कि अपने, मैंने आपको बताया था चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, डिफॉर्म कर देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एनायन के, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में फैलेगी दोनों आयंस के, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। और ये जो है, ये बेचारा पिटता है, पिटने वाले की काबिलियत होती है पोलराइजेबिलिटी, पिटने की काबिलियत है पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड। ये डिपेंड करती है साइज पर। अब कभी मुक्केबाजी हो रही हो ना, अगर आप में दो में लड़ाई होगी, तो जो मोटा है उसके बेचारे की लगती ज्यादा है, कारण उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। छोटे वाले का जो पतला दुबला, उसके मारा मुक्का बच गया, वो इधर उधर बच गया। मोटा क्या है, कहाँ से बचेगा, उसके लगेगी। तो एनायन जितना बड़ा हो और कैटायन जितना छोटा हो, उतना ज्यादा ये पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है, और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इस चीज को हमें समराइज करके फजान ने बताया। उसने कोवेलेंट कैरेक्टर के फेवर में, कोवेलेंट कैरेक्टर के फेवर में कुछ रूल दिए। इसने बताया जितना छोटा कैटायन हो, जितना छोटा कैटायन हो, आपको समझ गया आप, जितना छोटा कैटायन होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, उतना ही ज्यादा पोलराइज कर देगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें मॉलिक्यूल में। लार्ज एनायन, लार्ज एनायन मतलब जितना बड़ा एनायन होगा, उतना पोलराइजेशन का फिनोमेना भी ज्यादा होगा, उतना पोलराइजेशन का फिनोमेना भी ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और तीसरी चीज, ग्रेटर चार्ज ऑन आयंस, जितने ज्यादा चार्ज वाले आयंस होंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, एक और था इसमें, हालांकि स्यूडो कोवेलेंट, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ्रेंस, उसको अपना इतना डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस चीज को समझें कि छोटा कैटायन, बड़ा एनायन, और आयंस पर अगर चार्ज ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। पोलराइज करने से आयनिक नहीं होता। आप ये पोलराइजेशन जो है ना, ये स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर वो पोलराइज उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव थंबो से नहीं है, इसका मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द पोल्स है, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इस कोवेलेंट कैरेक्टर से फर्क क्या पड़ता है, किसी चीज का अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझे मेरी बात, क्योंकि वाटर में ज्यादा कौन डिजोल्व करेगा, आयनिक। ठीक है, मतलब इस चीज को यूज अगर अपने करना हो तो इसके इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। तो कोवेलेंट नेचर अगर ज्यादा होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, कम, और दूसरे आपके नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। फिर दूसरा, जैसे क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह हाई होते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो क्या होगा कि जो अगर आपका ऐसा होता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, आयनिक होगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी ज्यादा रहेगा, हार्ड भी वो ज्यादा रहेगा, कोवेलेंट कंपैरेटिवली हार्डनेस भी कम आ जाती है। इस तरह के इंपैक्ट आते हैं। अब इतनी सारी बातें, ये एक थॉट प्रोसेस ही आप डेवलप कर सकते हो अपने अंदर कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा होता है।
कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, अगर सॉलिड भी होते हैं, चलो डायमंड को आप छोड़ दो, तो बाकी ग्रेफाइट जैसे हैं, समझ लो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है, वरना इन जनरल, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स नमक होता है, हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके दिमाग में फीचर ये बना रहेगा। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल अच्छे से होते हैं। तो अब जैसे इसकी इसकी क्या चीज आती है, जैसे मान लो लिख लिया आपने, लिख लो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इस चार्ज डेंसिटी को हम आयनिक पोटेंशियल या फाई से इंडिकेट करते हैं। ये जो बेसिकली नॉर्मली हम कैटायन की लेते हैं, इसको चार्ज डेंसिटी या आयनिक पोटेंशियल बोलते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, आयनिक पोटेंशियल। ये जो है मैथमेटिकली ये चार्ज ऑफ आयन और रेडियस ऑफ आयन के बराबर होता है। इसको वैसे हम फाई लिख देते हैं। और ये जो है ना, ये पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, वो ताकतवर हो जाएगा। जितना छोटा कैटायन होगा उतना खतरनाक होगा, बशर्ते चार्ज बराबर। मतलब आपको मैं बताता हूँ, एक आप एक मिनट लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। हालांकि अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स समझेंगे, मगर ये है कि इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि यही एक्सटेंशन फिर हम यहाँ पर करते हैं। एक बार आप लिख लो। हो गया? लिख लिया? देखो, मैंने आपसे क्या कहा, चार्ज जितना कन्फाइंड एरिया में जाता जाएगा ना, जितना छोटा, जैसे मैंने बताया था बास्केटबॉल पे करते करते कंसीव, उतना ज्यादा चार्ज डेंस। डेंस मतलब क्या है कि इकट्ठा है। जैसे जैसे एक गुट्टी धनिया ही हो पड़ा हुआ, उसको अपन समेटना शुरू करते हैं, तो इकट्ठा होकर आप उसको ऐसे भी मुट्ठी में भी समेट सकते हो ना। तो वो सीन है कि चार्ज को आप जितना कन्फाइंड एरिया में करते हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग हो जाती है, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। चार्ज उतना ही है, मगर आप उसको जितना कन्फाइंड स्पेस में करते हो, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। तो रेडियस अगर कम होगा तो चार्ज की डेंसिटी, डेंस का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज, जैसे मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रेडियस, मान लो अपन आयन को स्फीयर मान के चलते हैं, तो रेडियस से वॉल्यूम निकलती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रेडियस का प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से, ठीक है। हमें कोई मैथमेटिकल नहीं जाना, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी देखनी है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इस चीज का फजांस रूल का इम्पैक्ट क्या होता है, वो समझना। जैसे हालांकि एस ब्लॉक की बात है, मतलब अपने को यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं आनी, लेकिन ये नॉलेज जरूरी है कहाँ पर कैसे जरूरत पड़ जाए। जैसे मान लो लिथियम आयन है, लिथियम के बाद अगला कौन सा आता है? सोडियम। सोडियम के बाद क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है? रुबिडियम। इतना अपने को बनाने की, तो एक बार बात समझते हैं। अब ऊपर से नीचे जाते हुए चार्ज का क्या सीन है? चार्ज किस पे सबसे ज्यादा है? चार्ज तो सब पे +1 है। रेडियस किसका सबसे कम है? तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है? लिथियम। तो ऊपर से नीचे जाते हुए चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है। देखो, इसको आपने एग्जाम्स में, मुझे नहीं लगता कि आयनिक पोटेंशियल वर्ड लिखा आएगा, चार्ज डेंसिटी ही लिखा था ना, फाई वर्ड यूज करते हैं, ये हायर क्लासेस में होता है। बट आपको बता दिया मैंने, बाई चांस कोई ऐसे चांस हो, वरना चार्ज डेंसिटी
इंक्रीजेस, जैसे आप नीचे जाते हैं चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। अब क्या होगा, जैसे मान लो इनके कंपाउंड्स बनते हैं, तो LiCl, मान लो क्लोराइड बनाते हैं, LiCl, NaCl, ठीक है, KCl और RbCl। तो मुझे बताइए इनमें से मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है? हाँ जी, LiCl या RbCl? जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस होएगा, वेरी सॉरी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है नीचे, तो पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज होगी। तो अब ये जो कंपाउंड्स बनाएंगे इनके भी क्या होता है कि जो इनकी पोलराइजिंग पावर है वो कम होती जा रही है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इनका कम होता चला जाएगा। तो ये लीस्ट कोवेलेंट होता है इसमें RbCl इसमें, और मोस्ट आयनिक होता है। और ये जो आपका मोस्ट कोवेलेंट और लीस्ट आयनिक होता है। अब बताओ वाटर में कौन सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा, LiCl कि RbCl? RbCl वाटर में सबसे ज्यादा डिसॉल्व करेगा। LiCl फिर भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से कुछ हद तक डिसॉल्व कर सकता है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अगेन RbCl, क्योंकि वो आयनिक है, आयनिक बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होते हैं। कोवेलेंट कौन ज्यादा हार्ड होगा? RbCl। नहीं नहीं, RbCl, क्योंकि कोवेलेंट वाले इतने हार्ड नहीं होते, ठीक है ना। मतलब आप समझो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, इस तरह से कॉन्सेप्चुअल बातें आप देखो, एक्सेप्शंस से भरा पड़ा है ऑर्गेनिक, चाहे जो भी आप केमिस्ट्री हो, क्योंकि हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं प्रकृति को एक नियम में बांध सके, इतना आसान नहीं होता उसको बांधना, बट स्टिल ये चीजें जो है जनरली आप जो है एक सिर्फ किताब पढ़ के, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के आप बता सकते। अब यहां पर बात आती है, जैसे जो अपनी बात शुरू हुई थी वो बेसिकली ये शुरू हुई थी कि आप PCl3 और PCl5 में मोर कोवेलेंट कौन सा है, पेंटाहेलाइड है कि ट्राइहेलाइड है? PCl5 मोर कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है, इस पर क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये किसमें है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस कारण से +5 में चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना। इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। तो वापस अपन चलें, तो ये लिखना है क्या आपने, जो मैंने अभी ये लिखना है, जैसे अभी चार्ज डेंसिटी कहानी क्या होती है, डायगोनल रिलेशनशिप सुना हो आपने, डायगोनल रिलेशनशिप। ये जो एक एलिमेंट है अपने जस्ट नेक्स्ट कॉन्जीनर से मैच नहीं करता, डायगोनली नेक्स्ट से मैच करता है। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, सोडियम से कम मैच करती है और मैग्नीशियम से ज्यादा करती है। इसका बेसिकली क्या होता है, रीजन क्या होता है कि मैग्नीशियम और लिथियम का चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो लिथियम ज्यादा कोवेलेंट है, इधर से मैग्नीशियम ज्यादा कोवेलेंट, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से ज्यादा मैच करती है इंस्टेड ऑफ सोडियम। और उसका वन वर्ड आंसर रीजन क्या होता है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप जो आपने पढ़ा होगा पीरियड टेबल में, उसका वन वर्ड रीजन होता है चार्ज डेंसिटी सेम होती है, चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उनके कंपाउंड्स जो बनते हैं उनकी नेचर एक जैसी सी होती है, वाटर में सॉल्युबिलिटी एक जैसी होती है, जो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, हार्डनेस वगैरह वो लगभग एक जैसी होती है, तो मैच ज्यादा डायगोनली करता है इंस्टेड ऑफ नीचे वाले। सब देखो कैसे, अब जैसे मान लो लिथियम का चार्ज +1 है, ठीक है, और रेडियस मान लो 5 है, जस्ट सपोज करो, ठीक है, या रेडियस मान लो 10 है, तो कितना हो गया चार्ज डेंसिटी, 0.1 होगी, ठीक है। सोडियम में क्या हुआ, चार्ज तो +1 है, रेडियस बढ़ के उसके पास मान लो आपके पास हो गया 40, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी 0.025 होगी क्या। इधर जब आप मैग्नीशियम पर आते हैं, मैग्नीशियम में साइज चार्ज क्या हो गया, +2, और रेडियस जो है 40 से कम होगा, मगर 10 से ज्यादा, रेडियस इसका आता है 20, तो कितना हो गया ये चार्ज डेंसिटी, फिर वही 0.1। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो है ना, ये लिथियम के आयन की और मैग्नीशियम के आयन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो लगभग एक जैसी स्ट्रांग होती है, तो वो अपने एनायंस को बराबर एक्सटेंट तक पोलराइज करता है, इस कारण से उन कंपाउंड्स का नेचर लगभग एक जैसा होता है। दिस इज व्हाट यू कॉल डायगोनल रिलेशनशिप, और ये भी चार्ज डेंसिटी के कारण होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं भाई, अभी तो अपने सिलेबस कंटेंट में ये चीज नहीं आएगी, लेकिन बाद में बात हो कब आपके काम आ जाए, मेरी तो कोशिश ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो वापस चलें अपने, इसको पढ़ लें अपने, अगर ये क्या कहता है
पाजांस रूल के हिसाब से मोर पोलराइजेशन larger will be the covalent character. The oxidation state of phosphorus is +5 in pentahalides and more as compared to +3. Due to higher positive oxidation state of central atom in case of pentahalides, these atoms will have larger polarizing power than the halogen atom attached to them. So the central atom in case of pentahalides will tend to polarize more halogen atom to which it is attached. But in the case of trihalides, due to +3 oxidation state, the central atom will polarize the hydrogen atom to a lesser extent as compared to pentahalide state. Hence, due to larger polarization of bond in pentahalide state as compared to trihalide state, the pentahalide are more covalent than trihalides. ठीक है, तो आपको मैंने जो बातें बताई ठीक है शब्दों में लिखी हुई हैं और ऑब्वियसली वहां थ्योरी नहीं आनी, मगर एसर्शन रीजन क्वेश्चन आने, एमसीक्यूज में भी आप समझ सकते हो कि ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। आप ये ना सोचे भी इसमें कैसे आपको कुछ भी एमसीक्यू बना के वो दे सकता है। तो pentahalides are more covalent. Why? Because +5 oxidation state have more polarizing power. ठीक है, अब देखिए क्या चीज आती है इसके अंदर। चलो एक बार इतना ही करते हैं, फिर अपने इसको कल ले देखते हैं, अलग से टॉपिक हो जाएगा। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। और सेकेंड आर्ट वाले जिनका भी कोई एग्जाम के लिए कोई डाउट वगैरह आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा 8:30-9 बजे के बाद, ठीक है। और 11 o'clock तक भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है।